नमस्कार, आप देख रहे हैं दो टूक और मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमने सड़क किनारे बैठे हुए एक तोते वाले ज्योतिष को आपने भी और हमने भी अवश्य देखा है, जिसके पास राहगीर रुकते हैं, सड़क पर चलने वाले लोग रुकते हैं, पैसे देते हैं उसे और फिर वो ज्योतिषी तोते को, अपना जो तोता होता है उसे पिंजरे से निकालता है, जिसके बाद तोता एक कार्ड निकाल कर ज्योतिषी को देता है और फिर ज्योतिषी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस पर लिखी बातें राहगीर को पढ़कर सुना देता है और यह कहता है कि यही तुम्हारा भविष्य है। लेकिन लगता है कि अब राजनीति में भी तोते वाली भविष्यवाणियां शुरू हो गई और इसके सबसे बड़े भविष्यवक्ता हैं श्री राहुल गांधी, जिनके तोते उन्हें तरह तरह के कार्ड निकाल कर देते रहते हैं। उनका कोई तोता ये बता देता है कि पीएम मोदी अगले 1 साल में पद से हट जाएंगे, कोई तोता ये बता देता है कि देश में आर्थिक सुनामी आने वाली है, वहीं कोई तोता उन्हें एक ऐसा कार्ड निकाल कर दे देता है जिस पर लिखा होता है कि जनता के विरोध को देखते हुए मोदी सरकार इमरजेंसी भी लगा सकती है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जो तोते राहुल गांधी को तरह तरह के कार्ड निकाल कर देते हैं, ये सारे कार्ड राहुल गांधी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो लोगों को, देश के लोगों को, आम आदमी को भी सुना देते हैं। तो मित्रों, आज राहुल गांधी ने यही सब भविष्यवाणियां, तोते वाली भविष्यवाणियां की हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी सरकार का पूरा सिस्टम बागी हो गया है, यहां तक कि चुनाव आयुक्त जिनसे वो लड़ते रहते थे कभी, वो उन्हें मैसेज भेज रहे हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने एक बार फिर बड़े बड़े बोल बोले हैं। अपनी पुरानी आदत के मुताबिक उन्होंने फिर से एक नई मनगढ़ंत कहानी गढ़कर देश को डराने की कोशिश भी की। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी आखिर कब तक देश को डराकर अपनी राजनीति को यूं ही चमकाने की कोशिश करते रहेंगे। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसी बड़ी बड़ी बातें और खोखली बातें की हैं। कोरोना काल से ही वो अब तक हर बार देश में तबाही, बर्बादी की भविष्यवाणी वो करते रहते हैं, लेकिन उनकी एक भी बात सच साबित नहीं होती। ये जनता को गुमराह करने और भड़काने का फ्लॉप हथकंडा नहीं तो और क्या है। इसलिए आज हम दो टूक में उठाएंगे ये सवाल कि आखिर कब तक चलेगी राहुल गांधी की ये डर और भ्रम फैलाने वाली राजनीति। लेकिन उसके पहले सुनते हैं राहुल गांधी का अजीबोगरीब बयान और उस पर आई प्रतिक्रिया, फिर हम करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ बात। भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है, धड़ाधड़ हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दे, हो सकता है। उनकी दादी ने आपातकाल लाया था ना, तो इसलिए वही आपातकाल उनके दिमाग में घूमता रहता है। मोदी जी तो प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लोकशाही में विश्वास करते हैं। बाकी लोगों की तरह वो किताब लेके नहीं घूमते हैं। बहुत लोग संविधान का किताब लेके घूमते रहते हैं, करना धरना कुछ नहीं है। आर्थिक रूप से देश को जिस डॉलर 100 रुपए पहुंच रहा, पेट्रोल 100 क्रॉस कर चुका है, 40 साल की महंगाई सबसे बड़ी, पूरी तरीके से पूंजी निवेश रुक गया है, चारों तरफ बर्बादी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मोदी जी अपील कर रहे हैं, जिस तरह का परिणाम आ रहा है, जिस तरह से देश की जनता उन्हें ठुकरा रही है, तो ये उनकी एकदम कुंठा है। जिस तरह की वो भविष्यवाणियां कर रहे हैं, तो क्या वो ज्योतिष हो गए हैं, ये जानने वाले हो गए हैं? मुझे लगता है कि आज उनकी भाषा न पार्लियामेंट में न पार्लियामेंट के बाहर लोग उन्हें गंभीरता से लेते ही नहीं।
सामाजिक सौहार्द की स्थिति को कहां पहुंचा दिया, महंगाई कहां से कहां पहुंचा दिया, आय की असमानता 14 में क्या थी और अब क्या है। तो इन मानकों पे विश्लेषण होना चाहिए। राहुल गांधी ने ये स्पष्ट कर दिया कि उनकी मानसिकता भारत में लोकतंत्र को खत्म करने की है, भारत के अंदर अराजकता लाने की है, भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की नहीं है। जो उन्होंने बताया कोई भी उनका उसका मान्यता नहीं दिया है। आज भी भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारा एक्सपोर्ट ग्रोथ हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ अच्छे हो रहा है, 11-12% से ज़्यादा हो रहा है। तो ये तो पहले भी ये तो बोलते थे भारत डेड इकोनॉमी है, कुछ भी बोलते हैं, कोई सीरियसनेस नहीं है। तो आपने सुन लिया राहुल गांधी का बयान और राहुल गांधी के बयान पर हुई प्रतिक्रिया, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं कुछ खास मेहमान। मेरे साथ दो टूक में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं इस वक्त तक वो हैं राहुल लाल हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बड़े तेज तर्रार राजनीतिक विश्लेषक इन्हें कहा जाना चाहिए। वहीं हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर। वहीं हमारे साथ मौजूद हैं आर्थिक मामलों के जानकार प्रोफेसर अश्विनी महाजन। वैसे ये चर्चा तो राजनीतिक है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह का भ्रम आज पूरे देश के सामने नेता प्रतिपक्ष ने फैलाया है, उस भ्रम में क्या कुछ सच्चाई है या पूरी तरह से भ्रम है, अधूरा सच है या ये पूरा सच है, इसको समझने के लिए हम राजनीतिक बहस करें। उसके पहले मैं प्रोफेसर अश्विनी महाजन के पास जाना चाहूँगा और स्पष्ट शब्दों में पूछना चाहूँगा कि राहुल गांधी ने जो कहा है, क्या सही में इस देश में आर्थिक सुनामी आने वाली है या पूरे देश पूरी दुनिया में ही ये हो रहा है और भारत में भी ये हो रहा है, जिसका असर भारत पर पड़ रहा है दुनिया की आर्थिक स्थितियों का? क्या राहुल गांधी के बयान में कितनी सच्चाई है, कितना आधा सच है या पूरी तरह से झूठ है? अश्विनी जी। देखिए, अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पूरी दुनिया में जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी, भारत में अधिकांश उस बढ़ी हुई कीमत को सरकार ने अपने बजट से उसको पूरा करने की कोशिश की और किया। इसका मतलब यह है कि भारत का जो बजट में जो हमारा राजस्व है वो एक बहुत ही अच्छी स्थिति में है। आज हम देख रहे हैं कि एक जमाना था कि हम 6% फिस्कल डेफिसिट देखा करते थे, लेकिन आज की स्थिति में लगातार जितने साल से ये सरकार है तब से लगातार एक फिस्कल डिसिप्लिन को रखते हुए लगातार फिस्कल डेफिसिट को कम किया गया है। ये कोई सामान्य बात नहीं। इसी के कारण हमारी जो महंगाई है वो काबू में रही। एक जमाना था हम 2 डिजिट में आमतौर पर महंगाई देखा करते थे, लेकिन अभी ये महंगाई की दर 3% से 2.5% से लेकर 4, 5, 6 इससे ज्यादा कभी नहीं बढ़ी। कभी कोई खराब स्थिति भी हुई तो 5-5.5% से महंगाई ज्यादा नहीं बढ़ी। उसके पीछे कई कारण है। एक फिस्कल डिसिप्लिन है और इसके साथ ही साथ जो हमारी मॉनेटरी अथॉरिटीज है उन्होंने एक निश्चित रखा कि अगर महंगाई की दर इससे ज्यादा बढ़ती है तो उसमें वो अपनी मौद्रिक नीति को इस प्रकार से करेंगे, अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से एक पूरी तरह से जिसको हम कहेंगे कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट इस देश में सशक्त रही है। और इस दौरान भी, युद्ध के दौरान भी हमने देखा कि यह जो फिस्कल डिसिप्लिन है और फिस्कल मैनेजमेंट है और इकोनॉमिक मैनेजमेंट है। अब आप ये देखिए कि जो तेल की कीमतें बढ़ी उसमें हमने कितनी कीमतें बाकी स्थानों पर देखिए, कहीं 60%, कहीं 80%। आप अमेरिका का ही उदाहरण देखिए जिनके पास इतना तेल होने के बावजूद करीब 45% वहां बढ़ गई। तो हमारी 8-10% इससे ज्यादा नहीं बढ़ी जी। तो और गैस में भी उसी प्रकार से हमने देखा। तो कुल मिलाकर के जो महंगाई की ट्रिगर हो सकता है उसको रोकने की भरपूर कोशिश हुई और इसका फायदा आम जन को भी मिलता है।
और इस दौरान अश्विनी जी, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये 4 जून तक की स्थिति की आप बात कर रहे हैं, जिस वक्त हम रात 10 बजे के आसपास आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी का जो बयान है, जो वो संकेत देना चाह रहे हैं, जो वो बात दावा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आने वाला समय ऐसी आर्थिक सुनामी लेकर आएगा जो भारत के इतिहास में कभी नहीं देखी होगी। लोगों ने अपनी जिंदगी में नहीं ऐसा आर्थिक संकट देखा होगा। ऐसा आर्थिक संकट आने वाला है। तो महत्वपूर्ण यह है कि भविष्य में क्या होने वाला है, इसको लेकर मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहा हूं। देखिए, भविष्य जो वर्तमान में स्थितियां हैं, भविष्य में उससे कोई अलग तो होने वाली नहीं है। अगर पूरी दुनिया में ये जो युद्ध का असर आ रहा है, वो हमें हमारे सामने है। पूरी दुनिया में जिस प्रकार का असर है, लेकिन हमने उसको एब्जॉर्ब करके रखा है अपने एक तटस्थ नीति के तहत। चाहे ईरान के साथ हमारी दोस्ती रखी हो, अमेरिका के साथ रखी हो, इजराइल के साथ रखी हो, उस दोस्ती का भी लाभ हमें मिला है। हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे जहाज हॉर्मुज से निकलते हुए दिखाई दिए। तो कहने का अभिप्राय ये है कि यहाँ कुल मिलाकर के जो आर्थिक स्थिति है, जो वर्तमान में आर्थिक स्थिति है, भविष्य में उससे कोई अलग तो होने वाली भी नहीं है। अभी एक नैरेटिव चला कि रिजर्व बैंक ने अपना जो सोना है बेच दिया है। हमने उसको तहकीकात की तो पता लगा कि सोना तो 1 ग्राम भी बिका नहीं। लेकिन इतना शोर मचाया गया। तो तब था जब 1991 में इतना बड़ा आर्थिक संकट आया था, तब भी गिरवी रखा गया था, बेचा तो तब भी नहीं गया था। नहीं, बेचने का मतलब यह है कि अभी इस दौरान क्योंकि अभी दुनिया भर के जो केंद्रीय बैंक है, वो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को सोने के रूप में रखने शुरू हो गए। तो भारत ने भी एक बड़ी मात्रा में सोना नया खरीदा, लेकिन 1 ग्राम भी बेचा नहीं उसके बाद। तो आपने आश्वस्त किया है कि वर्तमान स्थिति भी अच्छी है और भविष्य में भी ऐसा कोई संकट नहीं आने वाला, जिसकी तरफ राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं। करीब करीब जो है कमोवेश स्थिति अभी जैसी बनी है वैसी बनी रहेगी। राधिका जी, आपने राहुल गांधी का बयान सुना होगा, दिन भर उस पर चर्चा चली। उन्होंने 2-3 बातें महत्वपूर्ण कही। आर्थिक सुनामी आने वाली है और पीएम मोदी अगले 1 साल में हट जाएंगे और इमरजेंसी भी लगा सकते हैं जनता के दबाव में। आपकी पहली प्रतिक्रिया? सभी को नमस्कार। आर्थिक सुनामी को तो पता नहीं, लेकिन एक सुनामी ऐसी जरूर आ चुकी है कांग्रेस पार्टी में कि उनके अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग। राहुल गांधी ये जो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, इतनी प्रेडिक्शंस अपने बारे में कर लेते हैं। हर साल यही बोलते रहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूं। उनकी टीम वाले बोलते रहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। 12 साल तो जी हो गए, उससे ज्यादा मुझे हो गए देखते हुए राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बने। जो खुद की भविष्यवाणी नहीं कर पा रहे, अपना घर नहीं संभाल पा रहे। अभी तो मैं भविष्यवाणी कर देती हूँ, कर्नाटक में सरकार बहुत जल्द गिरने वाली है और उसके बाद दोबारा कर्नाटक में भी साफ हो जाएंगे, कभी वापस नहीं आएंगे। ये जो इनका कहते हैं ना, 2 धारी तलवार है। ये जो 50-50 का वादा कर देते हैं, ये हर बार मुख्यमंत्री बदलते हैं तो सरकार गिरती है, नई जोड़ बदलते हैं तो सरकार गिरती है। और अगर साल भर चल भी जाएगी, मैं कहती हूँ उसके बाद दोबारा कभी नहीं आएगी। एक बात तो खुद ही मान चुके हैं कर्नाटक में कांग्रेस कि उनके पुराने मुख्यमंत्री विफल रहे और कुछ काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि वही रिपोर्ट में सुरजेवाला साहब ने कहा। दूसरी बात उन्होंने कही कि इमरजेंसी लगने वाली। अब क्या है ना, अब उनको लगता है कि पूरा देश, पूरा विश्व ही जो नेहरू जी करते थे या जो इंदिरा जी करती थी या जो राजीव गांधी करते थे, मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी जो करते थे, उसी से चलता है। कोई और लेना देना नहीं है उनको लगता है भाई हमने इमरजेंसी लगाई तो यहाँ भी इमरजेंसी लग जाएगी। पर ऐसा नहीं होता है। राहुल गांधी को फिलहाल अपने पार्टी पर ध्यान देना चाहिए, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बार बार 100 से ज्यादा चुनाव वो हार चुके हैं। और एक और भविष्यवाणी मैं कर देती हूँ, आने वाला लोकसभा चुनाव भी वो हारने वाले हैं। वो तो देखिए, ना अच्छे एस्ट्रोलॉजर साबित हो रहे हैं, ना अच्छे कार्यकर्ता साबित हो रहे हैं, ना अच्छे नेता साबित हो रहे हैं। कहीं तो जाके मेहनत करके, एक उन्होंने वो मार्शल आर्ट शुरू किया था, वो भी कभी करते कभी नहीं करते, एक बदल के दूसरा कर लेते। किसी भी चीज में वो हीरो साबित नहीं हो रहे। उनको अपने पे ध्यान देना चाहिए। देश बहुत ही मजबूत हाथों में है। पूरे विश्व में दिख रहा है जिस तरीके से आर्थिक संकट आया हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान में उसका 5% भी नहीं हो रहा। और बाकी रही, अभी जैसे बता रहे थे मेरे से पहले जो वक्ता बैठे हुए थे, किस अश्विनी जी जिस तरीके से वो बता रहे थे, हम सब ने देखा आरबीआई का किस तरीके से मखौल बनाने की कोशिश करी जी, सोना बिक गया घर में, सोना बिक गया देश का। उनको यही नहीं पता, आरबीआई की जो वेबसाइट पे सब कुछ डेटा अवेलेबल है, उनको यही नहीं पता कि जो विश्व में प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं, उससे प्राइस ऊपर नीचे होते हैं। उसको भी उन्होंने कहा जाए कि जी सोना बिक गया। उनको चार्ट्स भी बेसिक पढ़ने नहीं आते। और ये वो पार्टी है जिसमें फाइनेंस ब्रेन्स नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और अभी तो चिदम्बरम साहब भी है, एक बहुत बड़ी फाइनेंस ब्रेन है वो स्वघोषित। फिर भी कांग्रेस पार्टी इतनी, और उनकी जो महिला, उनकी जो वो है ना सुप्रिया श्रीनेट मैडम, जो उनकी सोशल मीडिया हेड है, जहां से ये सारे नैरेटिव बन के आते हैं, वो खुद बहुत बड़ी
मनी इकोनॉमिक्स की जर्नलिस्ट रही और वो तक नहीं इसको पढ़ पाई, तो बताइए कि हालत क्या है। खैर अब वो लोग जाने, फिलहाल तो अभी देखना मजेदार होगा, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे कि कर्नाटक में क्या होने वाला है। रहस्य है कि 3-4 जगह उनकी सरकारें रह गई हैं, लेकिन एक बात मैं जानती हूँ, इस देश में ये लोग जो एक कोशिश कर रहे हैं कॉकरोच पार्टी के थ्रू, हमने आज मनोज साहब का लेटर भी देख लिया, किस तरीके से लेटर लिखा जा रहा है आरजेडी की तरफ से, जो कांग्रेस की छोटी पार्टनर है, कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब उनको दिया जाए कॉकरोच को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, किस तरीके से ये लोग सब मिलके काम कर रहे हैं। एक बात तो बहुत क्लियर है, इनकी ये लास्ट कोशिश रह गई है कि किसी तरह आपने गंभीर आरोप लगाया है और इसी का जवाब मैं राहुल लाल से लेना चाहूंगा। राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, जो बात राधिका ने कही और जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि डर की राजनीति, लोगों को डराकर ही राजनीति करना चाहते हैं। वो दूसरों के भरोसे पर क्यों हैं? वो खुद कुछ ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि एक समय किसी एक जगह पर किसी एक चुनाव के अंदर लगे कि हाँ ये राहुल ने किया है, राहुल की वजह से ये सफलता मिली है, कुछ तो वो करें, या दूसरों को डराकर या दूसरों के भरोसे ही इस तरह की राजनीति करते रहेंगे? राहुल प्रखर जी, राहुल गांधी जो राजनीति करते हैं वो डंके के चोट पे करते हैं वो। और देखिए उनके कथनों को बिल्कुल हल्के में, जिस तरह से अभी अश्विनी महाजन जी ने तमाम व्याख्याएं कर दी और हम लोगों की अर्थव्यवस्था के बड़े ही शानदार सुनहले एकदम तस्वीर प्रस्तुत कर दी यहाँ पे, क्या मैं वहां पे भी तथ्य रखूंगा। और राधिका जी ने तो खैर उन्होंने तो घोषणा भी कर दी कि कांग्रेस की कर्नाटक की सरकार कल ही गिर जाएगी कि परसों गिर जाएगी। अब वो कांग्रेस नहीं है, ये वो कांग्रेस है जिसने 240 पे भारतीय जनता पार्टी को रोक दिया था 2024 के बाद से। तब तो पुराने वाले कहानी में मत रहिए। बहुत प्रयास किया आप लोगों ने हिमाचल प्रदेश की सरकार को भी गिराने की, तब भी हिमाचल प्रदेश की सरकार गिरी नहीं, वो भी अपना कार्यकाल पूरा कर रही है। आइए, अब राहुल गांधी को यह चीज क्यों कहना पड़ा कि देश आर्थिक सुनामी की तरफ अग्रसर हो रहा है? क्या राहुल गांधी ये कहने वाले इकलौते व्यक्ति हैं? उदय कोटक जी ने भी इसी प्रकार के संदर्भ और इसी प्रकार की सुप्रसिद्ध जो बैंकर है, उद्योगपति है, उन्होंने भी इसी प्रकार की पंक्तियां कही। और यहाँ पे देखिए एक चीज जिसको समझना पड़ेगा हम लोगों को, 28 फरवरी से युद्ध प्रारंभ हुआ। इस युद्ध में प्रखर जी, ना तो हम लोग इस युद्ध में भाग भी नहीं ले रहे, और सबसे ज्यादा रोना धोना प्रभावित होने वाले देशों के लिस्ट में हम ही लोग इसमें शामिल है। इसमें अब बताइए, भारतीय मुद्रा की स्थिति, महाजन जी ने भारतीय मुद्रा की तरफ नहीं ले गए। भारतीय मुद्रा इतनी कमजोर स्थिति में कैसे हो गई? एशियाई मुद्राओं में सबसे कमजोर हमें भारतीय मुद्रा दिखाई देती है। युद्ध के दरमियान में 6% भारतीय मुद्रा कमजोर हुई। दूसरी तरफ युद्ध के दरमियान में ही आप देखिए, इंडोनेशिया की मुद्रा, थाईलैंड की मुद्रा, उसको 10% की मजबूती दिखाई देती है प्रखर जी। तो ये कोई असामान्य मामला नहीं है। इससे बड़े जो देश युद्ध में शामिल नहीं है उसकी तो मुद्रा भी बिगड़ रही है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, मतलब आप कहां से, मतलब देखिए 10वीं तक तो सभी को अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ता है, फिर कोई होता है कि भाई अलग सब्जेक्ट ले लेता है, तो हो सकता है अर्थशास्त्र ना लेता हो, लेकिन इतना तो राहुल जी हम सभी जानते हैं कि जब विश्व में कहीं भी युद्ध होता है तो अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान होता है, अर्थव्यवस्था में संकट में आती है, तो होता है। और ये तो मैं बात ना ये राधिका कह रही हैं, ना ये बात मोदी जी ने कही, ना ये बात मैं कह रहा हूँ। जब कोरिया में 1950 में कोरिया वॉर जिसे कहा जाता है, जब वो हुआ था, तो 15 अगस्त से जो नेहरू जी ने भाषण दिया था उसमें उन्होंने पूरे 5 मिनट कोरिया वॉर के बारे में बोला था कि कोरिया वॉर होने की वजह से भारत में कितनी महंगाई बढ़ गई। मैं आपको थोड़ा सा और याद दिला देता हूँ, मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो पैदा नहीं हुआ था, लेकिन मैंने तस्वीरें देखी, आप शायद पैदा हुए कि नहीं मुझे नहीं मालूम। उस वक्त 1970 के दशक की शुरुआत में जब अरब इजराइल युद्ध हुआ था और जब सऊदी अरब ने पूरा पेट्रोल और ईंधन रोक दिया था, दुनिया को देना बंद कर दिया था तेल अरब देशों ने, तब इंदिरा गांधी स्वयं टमटम, जिसको तांगा कहते हैं कुछ लोग, उस पर बैठकर पार्लियामेंट में आई थी और ये संदेश उन्होंने दिया था कि इससे हमें पेट्रोल बचाना है और ये हमें इस तरह के पेट्रोल वाले वाहनों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। तो ये भारत में होता रहा है कि जब भी दुनिया में कहीं संकट होता है, भारत में नहीं, सारी दुनिया के अर्थशास्त्र का बेसिक सिद्धांत ये कहता है कि कहीं पे भी अगर इस तरह की बड़ी उठापटक होती है तो उसका असर दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ता है। बस इतना सा करेक्शन मैं करना चाह रहा था, आपने इतनी देर बोल लिया, मैं टोकता आपको तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपने तो जो है ना अर्थशास्त्र का जो बेसिक सिद्धांत है आपने उसी को जो है पूरा वो कर दिया। नहीं, मैंने बेसिक सिद्धांत को कहीं नहीं तोड़ा। बताइए, अगर ये लड़ाई चल रही है तो वो लड़ाई भारत के लिए चल रही है, वो चीन के लिए नहीं चल रही। चीन की मुद्रा क्यों मजबूत हो गई? मैं तो यही सवाल पूछ रहा हूँ। भाई छोड़ दीजिए, जिस पाकिस्तान के टमाटर से लेके सब्जी भाजी सब चीज की हम लोग चिंता करते रहते हैं, पाकिस्तान की मुद्रा भी इस लड़ाई के दरमियान में 1 से 1.5% मजबूत हो गई है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कोई भी हमें सही कर दे, लेकिन भारतीय मुद्रा कमजोर हो रही है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है।
फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम लोग लगातार कहते हैं। अच्छा, आप जो है बार बार डॉलर पे अटके पड़े हैं, एक बार थोड़ा पेट्रोल की कीमतों पे, जब दुनिया में आप जो दुनिया की सारी मुद्राओं की चर्चा कर रहे हैं, आपने इंडोनेशिया की मुद्रा की चर्चा कर ली, चीन की मुद्रा की भी चर्चा कर ली, थोड़ा सा ये भी तो पता कर लीजिए कि भारत में जो तेल की कीमतें हैं वो कब बढ़ी और कितनी बढ़ी युद्ध के बाद, और बाकी दुनिया में जो दुनिया के विकसित देश हैं वहां पर तेल की कीमतें कितनी ज्यादा बढ़ी। कभी इस पे भी तो चर्चा कर लीजिए ना कि पेट्रोल की कीमतों की दुनिया भर में और भारत की स्थिति क्या है। इस पर कोई आंकड़ा है आपके पास या मैं दूं? नहीं, मैं तो आंकड़ा दे रहा हूं। मैं तो जानते हैं वन नेशन वन इलेक्शन का पुरजोर विरोधी हो गया हूं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के जब तक चुनाव चले, चलिए हो गया वो, चलिए मान लिया, मैंने आपकी बात मान ली, उस बात को मत बढ़ाइए। अब मुझे बताइए कि भारत में कितना परसेंट पेट्रोल बढ़ा? भारत में पेट्रोल के दाम, एक पेट्रोल पकड़ लेते हैं हम लोग, भारत में पेट्रोल के दाम कितने परसेंट बढ़े और दुनिया के बाकी देशों में पेट्रोल के दाम कितना प्रतिशत बढ़ा है? इस पर जरा थोड़ा सा कुछ आप प्रकाश डाल पाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। प्रखर जी, आपको इसके लिए भी श्रेय राहुल गांधी जी के ऊपर देना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी के ऊपर देना पड़ेगा कि जिन्होंने लगातार दबाव बना के रखा कि आपने अगर डीजल पेट्रोल से पिछले 12 वर्षों में 44 लाख करोड़ की कमाई की है और अभी थोड़ी सी जब बीच में डीजल पेट्रोल के दाम काफी ज्यादा घटे, उसका भी भारतीय उपभोक्ताओं को लाभ नहीं दिया। अरे मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए कि भारत में पेट्रोल के दाम कितने प्रतिशत बढ़े और बाकी देशों में पेट्रोल के दाम कितने प्रतिशत बढ़े? मुझे मालूम था, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं, पढ़कर सुना दूं। मैं भी पूरी तैयारी के साथ ही हूं। लग नहीं रहा ना वो, आपने पहले ही बोल दिया कि जिस युद्ध में भारत शामिल नहीं है, इस युद्ध के अंदर भारत इतनी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। हमारी मुद्रा क्यों कमजोर हुई? अरे आप पेट्रोल की बात क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? सिर्फ डॉलर पे क्यों अटके हुए? डॉलर से आप देखो, जो असली फर्क पड़ रहा है तो जनता की जेब पर बात करें ना हम, कि जनता की जेब पर दुनिया में कितना फर्क पड़ा और भारत में कितना फर्क पड़ा, इस पर क्यों नहीं चर्चा करना चाह रहे हैं? मैं एक ही लाइन कहूंगा, राहुल गांधी जी ने जो भी आर्थिक भविष्यवाणी कभी की है वो गड़बड़ नहीं हुई है। उन्होंने नोटबंदी को लेकर भी उन्होंने कहे थे जो पंक्तियां, वो आज भी सही है। भारतीय जनता पार्टी और राधिका बोलिए। वो नोटबंदी का वर्षगांठ कभी नहीं मनाती, वो जीएसटी का वर्षगांठ कभी नहीं मनाती, और राहुल गांधी के बयानों को हल्के में ठीक राहुल, हो गई बात आपकी। राधिका आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। सबसे पहली बात, प्रखर जी, जहां तक मैं जानती हूँ राहुल गांधी बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम रोलिंस कॉलेज फ्लोरिडा से होल्ड करते हैं। उम्मीद करती हूँ उनके यहाँ पे बैठे सपोर्टर भी कुछ तो इकोनॉमिक्स जानते होंगे, लेकिन उन्होंने नेशनल टीवी पे बैठकर एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। अब टीवी पे बैठकर ना, राहुल लाल जी, राहुल ही नाम है ना उनका भी, सॉरी, राहुल दो राहुल, ओ तौबा तौबा, तभी कहता रखे। टीवी पे बैठकर इतनी आर्थिक अज्ञानता दिखाई है और पाकिस्तान प्रेम फैला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि युद्ध के बीच में रुपया गिर रहा है और राहुल यही समस्या है। राधिका एक मिनट जाइए, ये आगे समस्या ना दे इसलिए थोड़ा सा इनके साथ में एक मिनट बस लेना चाहूंगा। राहुल लाल जी, देखिए, आपको बुलाने में इसीलिए थोड़ा सा मैं बिल्कुल साफ ऑन एयर बोल रहा हूं, दर्शकों भी सुन रहे हैं। मुझे देखिए, आपसे, आप मेरे मित्र हैं, लेकिन मुझे आपसे यही दिक्कत है कि आपके समय बीच में कोई नहीं बोलता है, लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है आप उसे बीच में टोकते हैं। और अगले जो भी समय बचा हुआ है, सुनिए, अगले 37 मिनट बचे हुए हैं राहुल लाल, अगले 37 मिनट, 37 मिनट्स और बचे हुए हैं, और मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, मित्रवत समझा रहा हूं, बीच में आप किसी के नहीं बोलेंगे, ठीक है? चलिए राधिका जी कंप्लीट कीजिए। देखिए, अभी राहुल लाल जी का चेहरा लाल होने वाला है शर्म के मारे। ये बोल रहे थे कि पाकिस्तान प्रेम इनका जाग रहा था, कह रहे थे जी पाकिस्तान का रुपया बढ़ रहा है, तेजी से उठ रहा है और हिंदुस्तान का गिर रहा है। मुझे लगता है ये मार्केट्स के बारे में भी नहीं जानते कि किस तरीके से उतार चढ़ाव होता है। महज कुछ देरी के लिए, कुछ मोमेंट्स के लिए 0.14% हल्का सा उतार चढ़ाव क्या दिखा, इन्होंने कहा ओहो देखो पाकिस्तानी रुपया बढ़ गया, पाकिस्तानी रुपया बढ़ गया, हिंदुस्तानी रुपया गिर गया। आप लोग सारे टाइम क्या सुबह शाम बैठ के, भगवान तो खैर नहीं, अल्लाह के आगे बैठ के बस यही दुआ करते हैं कि किसी तरीके से भारत का बंटाधार हो जाए, किसी तरीके से भारत में कुछ बुरा हो जाए। इतना तो मैंने भारत में बुरा चाहने वालों की कहीं नहीं देखा कि किसी देश में कोई भी वहां के लोग, खाते आप भारत का है, रहते आप भारत में, सांस आप भारत की हवा में लेते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज जाके देखिए, जहां पे इंग्लैंड अमेरिका में जब महीनों डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, यहाँ पे जाते हैं तुरंत इलाज होता है। वहां पे एक माइनर सा ब्लड टेस्ट और एक्सरे कराने के लिए भी महीनों, और ये छोड़िए प्रिंस चार्ल्स को महीनों अपने कैंसर के इलाज के लिए वेट करना पड़ा। तो पहली बात, पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में आपने चर्चा करनी है ना, तो करते हैं कि इस तरीके से 2 से 3 दिन का वर्किंग डे हो रहा है, ऑपरेशन वहां पे
उलबहर वहां पे चल रहा है, घर से काम कर रहे हैं। उस कंट्री की ये हालत है कि वहां के प्राइम मिनिस्टर को पेट्रोल की कीमत करीब करीब डबल हो चुकी है। मैं थोड़ा समीर चौगाकर जी से बात करना चाहूंगा। मैं प्रखर जी, वैसे एक सवाल राहुल लाल जी से पूछना चाहती हूँ। ये यहाँ पे दामों के बारे में बोल रहे थे, तो 2004 से लेकर 14 तक 10 साल जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी और 39 रुपीस पेट्रोल पूरे 10 साल में दाम बढ़े थे, तब परसेंटेज में बता दी थी 112%। कौन से बॉर्डर पे अटैक चल रहा था, कहां कहां ड्रामा था कि 40 रुपए दाम 10 साल में बढ़ गए। इतने तो अभी यहाँ पे 12 साल में भी नहीं बढ़े, और ना तब कोई राहुल लाल जी ये फैक्ट है, राहुल लाल जी ये फैक्ट है कि बांग्लादेश, राहुल लाल जी ये फैक्ट है कि मोदी सरकार के समय जो दाम बढ़े हैं वो 43-45% के आसपास बढ़े हैं। अश्विनी जी भी अगर मैं गलत हूं तो मुझे टोक देंगे। और कांग्रेस सरकार के समय जो 10 साल की कांग्रेस की सरकार थी उसके दौरान जो है वो 112% के आसपास पेट्रोल के दाम बढ़े। लेकिन हमें एक राजनीतिक बहस भी करना है और समीर को मैं यहां पर बीच में लाना चाहूंगा। राहुल लाल जी मैं आ रहा हूं, समीर जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। समीर जी, ये सब आर्थिक चर्चाएं हुई, अश्विनी जी ने अपनी बात कही, आर्थिक मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन राहुल के बयान में एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। वो सच कहा झूठ कहा मैं तो नहीं बता सकता, आपका आकलन में जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि इनसाइडर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में है। ये उन्होंने एक तरह से संकेत देने की कोशिश करी कि मुझे अब सिस्टम से फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। और बात करते करते उन्होंने एक बात बोली, चुनाव आयोग का भी नाम दे दिया कि वो मुझे जो है मैसेज दे रहे हैं, फोन कर रहे हैं, और न्यायपालिका की भी बात की। मैं एक बात कह रहा हूं कि जो हालांकि फिल्मी डायलॉग है लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि भले ही सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा है। क्या कहीं ना कहीं ये मैसेजिंग देने की कोशिश है या सही में कुछ ऐसा है? समीर, देखिए प्रखर, मुझे लगता है कि राहुल गांधी स्मृति भ्रम का शिकार है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा कि भाई मुख्य चुनाव आयुक्त उनको संदेश भेजते हैं, जज साहब उनको संदेश भेजते हैं, ब्यूरोक्रेसी से उनको संदेश आता है, और आईबी और तमाम खुफिया एजेंसी से उनको जानकारी आती है। और यही राहुल गांधी कुछ दिन पहले तो कहते थे कि चुनाव आयुक्त किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करता है, चुनाव आयुक्त किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने के लिए कोशिश करते हैं। यही राहुल गांधी को जो चुनाव आयुक्त जानकारी देते हैं, उन्हीं मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ राहुल गांधी पत्रकार वार्ता लेते हैं और उनके ऊपर तमाम आरोप लगाते हैं। तो राहुल गांधी कह सकते हो समस्या है कि राहुल गांधी को याद नहीं रहता। और राहुल गांधी के बारे में आपने ओपनिंग रिमार्क में जो कहा था कि वो एक तोते की कहानी सुनाई थी कि तोता जो भविष्य बताता है, तो फिलहाल राजनीति में राहुल गांधी के खुद के तोते उड़े हुए हैं इस समय जो राजनीति चल रही देश की। और राहुल गांधी हर साल कहते रहते हैं कि भाई, हर महीने कहते रहते हैं कि प्रधानमंत्री अगले महीने नहीं रहेंगे, इनका इस्तीफा हो जाएगा, वो सत्ता से बेदखल हो जाएगा। आपको एक किस्सा सुनाता हूं। समीर कहीं ऐसा तो नहीं यूट्यूब में 1-2 चैनल चलते रहते हैं, मैं उन चैनलों का नाम नहीं लूंगा, वहां पर अक्सर थंबनेल इसी तरह के होते हैं कि बस कल सुबह अमित शाह इस्तीफा देने वाले हैं, 2 दिन में 48 घंटे के अंदर मोदी सरकार गिर जाएगी। ये उसी टाइप के न्यूज चैनल तो नहीं देखते हैं? बिल्कुल। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा, बहुत रियल किस्सा है ये, वास्तविक किस्सा सुनाता हूँ। राहुल गांधी का इसी महीने जन्मदिन आता है, 19 जून को जन्मदिन है, और 25 जून को तो आपातकाल लगा था। तो बाद में आपको बताता हूँ, जून 1975 शुरुआत की बात है। राहुल गांधी तब 5 साल के थे। नटवर लाल माफ कीजिएगा, नटवर सिंह वो सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी से मिलने जाते देश की प्रधानमंत्री से। राहुल गांधी उनकी गोद में 5 साल के थे। तो नटवर सिंह जाते हैं, राहुल गांधी को देखते हैं, राहुल गांधी के गाल पे हाथ लगाते हैं और कहते हैं इंदिरा गांधी से कि देखिए, वर्तमान प्रधानमंत्री की गोद में भविष्य का प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। इंदिरा गांधी खिलखिलाकर हंसती है, नटवर सिंह हंसते हैं, तमाम लोग वहां जो हंसते हैं। तो राहुल गांधी को उस समय 5 साल की उम्र में दिमाग में बैठ गया था कि भाई मैं भविष्य का प्रधानमंत्री हूं। और वो अभी तक उनके साथ बैठा हुआ है कि भाई जब मैं 5 साल का था और गांधी परिवार से ही कोई प्रधानमंत्री बनेगा, इंदिरा गांधी बनी, उसके बाद उनके पिता राजीव गांधी बने, तो उन्हें लगा कि भाई अब गांधी परिवार के इसके ऊपर मतलब एक छत्र राज्य प्रधानमंत्री का। तो 5 साल के ऊपर जो सुना था, दिमाग में जो असर हुआ था कि प्रधानमंत्री भविष्य बनूंगा, अब वो भूल गए कि 2014 में नरेंद्र मोदी आ गए हैं और अब उन्हें नजर नहीं आ रहा कि वो कभी देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का परफॉर्मेंस। ठीक है, ये बात राहुल लाल से समझने की कोशिश करते हैं। राहुल लाल जी, ऐसा क्यों होता है कि राहुल गांधी हमेशा दूसरों के भरोसे रहते हैं, खासकर जो अपने आसपास के कुछ देशों के अंदर जो कुछ घटनाएं हुई हैं उनसे उनका थोड़ा सा जो है उनके स्वप्न देखने का, स्वप्न लोक पे विचरण करने का समय और बढ़ गया है। वो अक्सर जेनजी युवा कर देंगे, युवा ऐसा कर देंगे, वो ये हो जाएगा, खुद से क्यों कुछ नहीं करना चाहते? मतलब एक के बाद एक राधिका ने बात की, 100 से ज्यादा करीब वो चुनाव हार चुके हैं उनकी कप्तानी में और एक तरह से वही पार्टी चलाते हैं, ये स्थिति हो चुकी है और उसके बाद भी वो सिर्फ भरोसे में बैठे हुए हैं।
या तो डरा कर या किसी को कुछ और हो जाए देश में तो मेरा कुछ भला हो जाए, ये इससे तो मुझे लगता है कि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं आप, इससे तो पार्टी का भला नहीं होगा। नहीं, देखिए राहुल गांधी, मैंने पहले भी कहा कि वो किसी के भरोसे राजनीति नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा 2022 में उन्होंने 4000 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा की और कन्याकुमारी से लेके जो है वो हुआ क्या ना राहुल, देखिए राहुल क्या होता है, पदयात्राएं करना अलग विषय है। अगर जैसे मुझे याद है पुराने जमाने की अगर मैं बात करूं तो 80 के दशक में चंद्रशेखर जी ने इससे भी बड़ी पदयात्रा करी थी, तो क्या चुनाव जीत गए थे क्या वो? पदयात्रा करना, अब कोई ओलंपिक के मेडल के लिए तो जान नहीं रहे कि पदयात्रा के अंदर कोई गोल्ड मेडल मिलने वाला हो। कहने का मतलब उस पदयात्रा का रिजल्ट क्या है? निश्चित तौर पर पदयात्रा जब करी तो एक माहौल तैयार हुआ, ऐसा लगा कि हाँ कुछ होगा, लेकिन वही बात, अब आप जैसे उनके समर्थक हैं जो 240 पे ही रोक के खुश हो जाते हैं। आपका प्रयास तो ये होना चाहिए था ना कि हमने पदयात्रा करी तो बीजेपी को हम जो 160 180 पे रोक लेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि कांग्रेस को हम लोगों ने देखा कि 40 के संख्याओं पे भी 2014 में संघर्ष करते हुए देखा, फिर हम लोगों ने 2019 में कांग्रेस को किन संख्याओं पर संघर्ष करते हुए देखा। यार अजीब सी आंकड़ों की बाजीगरी नहीं है आप लोगों की कि 40 से 100 पहुंच गए तो जो है ये डबल हो गया, मतलब ये देखिए सीधे 272 के फिगर को याद रखिए, सबसे बड़ी पार्टी बनने के फिगर को याद रखिए। ये सब कोई मतलब नहीं होता कि 40 से हम 100 पे पहुंच गए। प्रखर जी, आज मुझे खुशी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देश में विपक्ष है और डंके के चोट पे वो विपक्ष दिखाई देता है, चाहे आप लोकसभा में जाए, राज्यसभा में जाए, कहीं पर भी जाए, वो विपक्ष दिखाई दे रहा है। और वो कारण है विपक्ष कैसा दिखाई दे रहा है कि बंगाल में विपक्षी एक दूसरे से लड़ रहा है, राहुल गांधी जाके जो है पूरा खेल ममता बनर्जी का बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ये कैसा विपक्ष है कि डीएमके आज कह देता है कि हम राहुल जी के साथ नहीं बैठेंगे, मिलकर चुनाव लड़ते हैं, 48 घंटे में पाला बदलकर जो है वो किसी दूसरे को समर्थन दे देते हैं। ये कैसा विपक्ष है? प्रखर जी, इंडिया अलायंस राष्ट्रीय स्तर पर बना है, कोई विधानसभा चुनाव के बाद जो गठबंधन करने के लिए इंडिया अलायंस नहीं बना हुआ था। और हर पार्टियों के साथ होता है, आप देखेंगे कई बार भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर कई दलों के साथ समझौता करती है, लेकिन अलग अलग राज्यों में कहीं पे समझौते होते हैं, कहीं समझौते नहीं होते हैं। लेकिन ये कहना कि राहुल गांधी किसी पड़ोसी के या किसी कोई और काम कर देगा, राजनीतिक दल लगातार युवाओं को संबोधित करते हो, राहुल गांधी भी युवाओं को संबोधित करने का लगातार। देखिए मैं आपको कुछ ना राहुल गांधी के कुछ पुराने बयान पढ़ के बता देता हूं कि उन्होंने भविष्यवाणियां भी की और किस तरह से भड़काते हैं। नवंबर 2024 में बोला था उन्होंने कि 56 इंच की जो छाती है वो 32 इंच की हो गई है, मोदी सरकार की पकड़ कमजोर हो गई है, और उसके बाद वो राहुल गांधी जो है वो सारे चुनाव उसके बाद हारना शुरू हो गए। 2022 में ब्रिटेन में उन्होंने कहा था कि देश में केरोसिन बिछ गई है और विस्फोट होने वाला है। उसके बाद उन्होंने पिछले साल बार बार बोलते थे हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला और रस्सी बम भी नहीं फोड़ पाए। तो ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं, किसी इंतजार में बैठे हुए कि कुछ हो जाए और मैं बस बड़ी बड़ी बातें करता रहूं। नहीं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेकर जो तमाम आरोप लगाए, देखिए बड़े ही कार्टून का कार्टून, वो पूरे के पूरे। अरे कैसे आरोप लगाए कि आरोप लगा रहे थे और आज कह रहे हैं कि वो मुझे खबर देते हैं। नहीं, अब आप ये दोस्ती कब हुई? अगर ये दोस्ती हुई तो कब हुई? 4 मई के पहले हुई कि 4 मई के बाद हुई? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि ये देश की राजनीतिक परिस्थितियां कितनी तीव्र गति से बदल रही हैं। अच्छा, कि जिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर वो तो मान गए, मतलब अगर 4 मई के पहले हुई थी तो मतलब मान सकते हैं ना कि 4 मई को जो चुनाव हुआ, बंगाल के जो नतीजे आए वो पूरी तरह से निष्पक्ष नतीजे आए, ये तो मान लिया ना आपने? फिर नहीं, हम लोगों ने तो अभी तक इसे स्वीकार नहीं किया है कि बंगाल के नतीजे निष्पक्ष हैं। वो हाँ, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि आपकी जो नंबर 2 दुश्मन है बीजेपी के बाद वो हार गई। जो इंडी गठबंधन में जो चुनौती दे सकती थी राहुल गांधी को, वो चुनाव हार गए, इसलिए आप चुप्पी साध के बैठ गए। उधर डीएम की हारी, यही तो दिक्कत है ना। आप जिस विपक्ष की बात कर रहे हैं उस विपक्ष में ही आपस में एकता स्थापित करने की राहुल गांधी कोशिश नहीं करते हैं और सपने देखते हैं कि वो सरकार बना लेंगे, मोदी जो है वो अगले 1 साल में पद छोड़ देंगे, उनको पद से हटना पड़ेगा। अरे जब विपक्ष में एकता ही नहीं होगी तो कैसे होगा ये सब? वो परिस्थितियां लाती हैं और वो आर्थिक परिस्थितियों की तरफ राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं कि इस सरकार का जो आर्थिक प्रबंधन है वो बिल्कुल गड़बड़ है। अभी आप ये सवाल पूछ रहे थे कि 2004 से 14 के बीच में डीजल पेट्रोल के दाम कितने % बढ़े थे? 100% से ऊपर बढ़ गए थे, 112। लेकिन आपने 112% आपने बताया, लेकिन ये तथ्य नहीं बताया कि उस समय 2008 की आर्थिक मंदी के दरमियान में $147 प्रति बैरल तक जो कि क्रूड ऑयल की कीमतें पहुंच गई थी। तब भी डीजल पेट्रोल के रेट मनमोहन सरकार ने कितनी कम कीमतों को बना के रखा हुआ था यहाँ पे देश के भीतर। तो वो दूसरा पक्ष भी जो है कि देखना पड़ेगा हम लोगों को कि क्या स्थितियां थी 2014 में जब ये सरकार आते हैं, प्रधानमंत्री जी आते हैं। इस पक्ष में जब हम मोदी सरकार के समय की बात करते हैं तो फिर ईरान और अमेरिका के युद्ध हुआ, इस पक्ष की बात क्यों नहीं करते? नहीं, ईरान अमेरिका का युद्ध हुआ, लेकिन अरे नहीं, मैं भूल गया था, जिस युद्ध में भारत शामिल नहीं होता है
उस युद्ध का असर जो है भारत की अर्थव्यवस्था पे नहीं पड़ता है। ये आपने थोड़ी देर पहले मुझे समझाने की कोशिश की थी। एक नया अर्थशास्त्र का सिद्धांत आया है। नहीं, अर्थशास्त्र का मैंने नया सिद्धांत नहीं दिया था, मैंने ये बताया था कि आप सोचते भारत से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स 28 फरवरी से लेकर आज तक में 2,48,000 करोड़ की लगभग वो निकासी करके ले जा चुके हैं। कहां ले जा रहे हैं निकासी करके? ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। अश्विनी जी से इसका जवाब ले लेते हैं। अश्विनी जी जो कह रहे हैं कि एफडीआई जो है वो कम हो गया है और इन्वेस्टर्स जो हैं वो दूसरे मार्केट्स में पैसा लगा रहे हैं, थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर दीजिए अश्विनी जी। देखिए, जो एफडीआई का मामला है जी, उसपे एफडीआई कम नहीं हुआ है, लेकिन आउटबाउंड एफडीआई इतना ज्यादा हो रहा है। यानी हमारे लोग विदेशों में जाकर के नई नई कंपनियां स्थापित कर रहे हैं और जिस प्रकार से यहाँ पर विदेशी कंपनियां आकर के फायदा कमा करके वापस ले जाती हैं, अब जैसे जैसे हमारा एफडीआई आउटबाउंड एफडीआई बढ़ रहा है, उसके साथ ही साथ बाहर से हमारी आमदनी भी बढ़ती जा रही है। यानी हमें एक यहाँ पर दूसरी बात यह है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ये सही है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने बहुत बड़ी मात्रा में अपने शेयर यहाँ पर बेचे हैं, लेकिन उसके विषय को हमें समझना पड़ेगा कि दुनिया भर में जिस प्रकार की स्थितियां बनती हैं वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को उनके इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो है प्रेरित करती है। यहाँ पर एक बात और है कि बहुत समय जब से पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्ट करने लगे, तो यहाँ पर वो जहाँ पैसा लेकर के आते थे बड़ी मात्रा में, कभी 10 बिलियन डॉलर लेकर के आए और एकदम से शेयर बाजारों के अंदर तेजी लेकर के आ गए, शेयरों की कीमत बढ़ गई और हमारे लोग भी उसमें पैसा लगाते थे। ऐसे में उनको तो मालूम होता था कि हमने बढ़ाया है, लेकिन हमारी आम जनता को मालूम नहीं होता था। इससे जो एकदम से वो अपना शेयर बेचना शुरू कर देते थे और उसके कारण शेयर की कीमतें एकदम से डाउन हो जाती थी, जिसका प्रभाव ये हुआ कि हमारे जो छोटे इन्वेस्टर्स थे वो बड़ी मात्रा में उनको नुकसान हुआ। यहाँ पर मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते आपको बताना चाह रहा हूँ कि 42% रिटर्न लेकर के जाते थे। कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जहां 42% रिटर्न होता है? इस बीच में इस पिछले 10 सालों में 12 सालों में भारत के अपने इन्वेस्टर्स ने, यानी हमारे यहाँ के मिडिल क्लास ने, जब शेयर बाजारों में पैसा लगाना शुरू किया जो म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से, आज जब वो बाहर जाते हैं तो हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो उसमें पैसा लगाते हैं। इसके कारण अब उनको प्रॉफिट होना बंद हो गया है। यानी जिस प्रकार से वो 42% प्रॉफिट लेकर के जाते थे, और मैं आपको बता दूं कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसके पास इतने साधन हैं, इतने अपॉर्चुनिटीज हैं लोगों के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रखर जी, कि आप डिफेंस के क्षेत्र में देख लीजिए। पहले हम दुनिया के दूसरे मुल्कों से, यूरोप से, अमेरिका से, तमाम जगह से हम हथियार मंगाया करते थे। आज हम हथियार खुद बना रहे हैं और दुनिया भर को बेच रहे हैं। पिछले साल हमने 38,000 करोड़ रुपए के हथियार दुनिया को बेचे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने दिखा दिया दुनिया को कि किस प्रकार से, उसी प्रकार से हमारे देश में डिफेंस के क्षेत्र में ही नहीं, स्पेस के क्षेत्र में और तमाम प्रकार के दूसरे क्षेत्रों में लगातार जो निवेश की संभावनाएं बढ़ रही हैं और इसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है। जब दुनिया भर में हम टेक्नोलॉजी के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में दुनिया भर के निवेशक भारत में आने ही वाले हैं। ये जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अभी हाल फिलहाल में पैसा निकाल करके बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको वापस यहीं आना है, उनके पास और कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। यहाँ पर मैं दूसरी बात करना चाह रहा हूँ। राहुल आपके पास आऊंगा, आ रहा हूँ मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ जी अश्विनी जी बोलिए, बात कंप्लीट कीजिए अपनी। मैं ये कह रहा था कि जो बात आ रही है कि हमारे देश की जनता, सुनामी आ जाएगी, हमारे देश की जनता इसको उठा करके बाहर कर देंगी इस सरकार को। मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, इस सरकार के दौरान आम जनता को जितना फायदा हुआ है, 4 करोड़ घर जिनको कभी किसी सरकार ने घर बना करके नहीं दिए गरीब लोगों को, 3 करोड़ घर ग्रामीण क्षेत्रों में, 1 करोड़ घर शहरी क्षेत्रों में, ऐसा कभी नहीं हुआ इतनी तेजी से घर बने हो। जिस प्रकार से दूसरे प्रकार के जो हमारे जो गरीब लोगों के लिए तब बिजली उनके घरों तक पहुंचना, पानी पहुंचना, सफाई की व्यवस्था, सैनिटेशन की व्यवस्था, निश्चित तौर पर जो लाभार्थियों की संख्या बढ़ी उसका कहीं ना कहीं असर चुनावों के नतीजों में नजर आता है। मुझे बार बार पीसीआर से निर्देश मिल रहा है कि मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना होगा। मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी।
व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर दो टूक में आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा है कि देश में आर्थिक सुनामी आने वाली है। पीएम मोदी अगले एक साल में प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहेंगे और इमरजेंसी भी लग सकती है। उस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। राधिका, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आज जो राहुल गांधी ने बयान दिया उसमें बार बार उन्होंने जनता के आक्रोश की भी बात की है, उस तरफ संकेत दिया है और स्थितियाँ भी हमें इस पर ध्यान देना होगा कि जैसे नीट पेपर के मामले में हमने देखा पेपर लीक को लेकर बच्चे परेशान हैं, कहीं ना कहीं उनके माता पिता भी आक्रोशित हैं इस बात को लेकर। इसके अलावा अगर हम अन्य घटनाओं की बातचीत करें, पेट्रोल भी महंगा हुआ है तो कहीं ना कहीं जो जिसकी जेब पर असर पड़ता है वो भी कहीं ना कहीं नाराज़गी जाहिर करता है। तो ऐसी स्थिति में रणनीति क्या हो सकती है सरकार की, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ दो तीन बातें ऐसी हैं जिसको लेकर चिंता की बात है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? प्रखर जी, हम 140 करोड़ का देश है, 140 करोड़ हमारी जनसंख्या है। जाहिर सी बात है ऐसा तो होगा नहीं कि हमेशा ही सब कुछ अच्छा होगा। हमारे जीवन में भी उतार ऊपर नीचे चीजें आती हैं। हाँ, कुछ चीजें रही हैं कि पेपर 2 बार लीक हो गया नीट का, लेकिन मैं उस बात का जवाब इस बात से नहीं दूंगी कि एम्स के पेपर लीक हुए, IIT के पेपर लीक हुए, कांग्रेस की सरकारों में लगातार जो यूपी की सरकार में इतने बड़े बड़े पेपर लीक हुए, या 26 पेपर अशोक गहलोत की अभी पुरानी सरकार में हुए, भूपेश बघेल के समय पे उनका खुद का CMO इन्वॉल्व था CGPSC के पेपर लीक में। कहीं पर भी कभी भी ना कोई अरेस्ट किए गए, मुझे बता दीजिए। जो एम्स का पेपर लीक हुआ, IIT का पेपर लीक हुआ, लेकिन अरेस्ट एक विषय की बात नहीं कर रहा मैं, समाज में इस वक्त जो कुछ तबके के अंदर एक नाराजगी है, खासकर युवाओं के अंदर नाराजगी है, और हमने देखा कि इसी तरह सोशल मीडिया पर कोई एक संगठन बन जाता है, उसके मेंबर बढ़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक हिंट मिलता है कि हाँ कहीं ना कहीं नाराजगी है। ये चिंता की बात है कि नहीं, क्योंकि राहुल गांधी इस तरफ भी इंगित कर रहे हैं लोगों का ध्यान। बॉस्टन में बैठा एक आदमी जो इंडी ठगबंधन का हिस्सा है, जिसके लिए आरजेडी के सांसद बैठ के स्वयं चिट्ठी लिख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह दी जाए, जिसका जो आम आदमी पार्टी से निकला है, और वो देश के खिलाफ जो लोग हैं पाकिस्तान के, उनसे अपनी फॉलोइंग बढ़ा के अगर कह रहा है कि मेरे देश की स्थिति खराब है, तो ऐसा नहीं है। और अनगिनत ऐसे ही यूट्यूब जर्नलिस्ट हो या अनगिनत चैनल के जर्नलिस्ट हो जो आम जनता के बीच में गए, पेट्रोल पंप पे गए, हर जने ने कहा कि हाँ हमें पता है विश्व में ऐसी स्थिति है कि पूरे वर्ल्ड को प्रॉब्लम आ रही है। यही इन्होंने हाहाकार कोरोना के समय में मचाया था, अरे मोदी का वैक्सीन है, अरे मोदी ने सबको सड़क पे ला दिया, अरे एक ऑक्सीजन नहीं है, लोग सड़कों पे। क्या हुआ? उसके बाद तीसरी बार सरकार आई, यहाँ पे बैठ के राहुल लाल साहब गिनवा रहे थे कि देखिए हम वही बात पे खुशी मनाते हैं ये लोग कि इतने पे रोक दिया।
क्या हालत हुई थी तीसरी बार चुनाव में यूपीए की, 40 सीटें नहीं पार कर पाए थे। फिर भी इतना भारी मत 2 बार सरकार बनाने के बाद तीसरी बार आया है। नेहरू जी का रिकॉर्ड अगले 4 दिन में प्रधानमंत्री जी 2 दिन में तोड़ने वाले हैं, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर का। तो कुछ तो वो ठीक कर रहे होंगे। रही बात, हाँ, हर घर के अंदर भी तकलीफ आती है। हमारे घर में अप्स एंड डाउन्स नहीं आते क्या? कभी फाइनेंशियल स्थिति हमेशा भी हम लोगों की हमेशा सम्मान नहीं रहती, कभी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी अच्छा वक्त बुरा वक्त आता है। पूरा देश एक परिवार है और सबको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर विश्वास है, क्योंकि वो एक्शन लेते हैं। हाथ खड़े करके ये नहीं बैठ जाते। याद है ना डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था? पैसे पेड़ पर नहीं उगते, अरे आपकी कमाई बढ़ रही है इसलिए महंगाई बढ़ रही है। और रेणुका चौधरी ने कहा था जब सिलेंडर के दाम बढ़े थे, अरे क्या सुसाइड करने से सिलेंडर के दाम कम हो जाएंगे? क्या हो गया? और आपको याद है पहले खाना खाने को रोका गया, बहुत चीजें करी गई। तो इस तरीके की कोई हमारी तरफ से जवाब नहीं आ रहे हैं कि महंगाई इसलिए बढ़ गई है क्योंकि आपकी एक तनख्वाहें बढ़ गई हैं या कोई पैसे पेड़ पे उग रहे हैं। हम हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जितना अपने ऊपर इस चीज को ले सकती है कि देश की जनता को संकट ना आए। ठीक है, अभी कुछ दाम बढ़े हैं लेकिन विश्व के हिसाब से बहुत कम बढ़े और कोई ऐसा आक्रोश नहीं है। ये लोग, मैं आपको बहुत गारंटी से एक बात कह रही हूँ, भविष्यवाणी राहुल गांधी की तो फेल है, लेकिन मेरी आज तक थैंकफुली राम लल्ला की कृपा है, कभी भविष्यवाणी फेल नहीं हुई है, क्योंकि अकल से हम लोग काम करते हैं। इस देश के जो नींव है वो इतनी मजबूत है कि बॉस्टन में बैठा हुआ जो एक देश की जनता को कॉकरोच बुला रहा है, सोशल मीडिया पे कुछ पैसे खर्च करने से, फेक अकाउंट से फॉलोअर्स बनाने से देश की, मतलब आपको लगता है कि हमारे देश का युवा इतना बेवकूफ है कि राहुल लाल से जवाब ले लेते हैं। राहुल लाल, जो बात कोशिश खत्म, राहुल लाल जो बार बार बात हो रही है, जो उसको मैं बार बार अलग अलग ढंग से रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूं कि राहुल गांधी जो है वो स्थितियों पर क्यों निर्भर रहते हैं कि अगर देश में अगर कुछ किसी बात को, किसी तबके में नाराजगी है तो ये ऐसा हो जाएगा। क्योंकि उनके बयान इस तरह के हैं कि 2025 में सितंबर का महीना था जब नेपाल के अंदर हलचल हो रही थी, तब उन्होंने कहा कि देश के जेनजी संविधान बचाने आएंगे और मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। मतलब सारा काम दूसरे करें और मैं स्थितियां, बस अपनी जैसी स्थितियां मेरे लिए फेवरेबल होने वाली हो मैं उसमें कूद पड़ूं और मुझे सब कुछ मिल जाए। खुद से मेहनत करना क्यों नहीं चाहते? देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, बंगाल की जीत है, बीजेपी आपकी विरोधी हो सकती है, पसंद नापसंद किसी भी व्यक्ति की है, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर पूरे 25 दिन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर दिए। ठीक है, बंगाल में कांग्रेस का कोई खास वजूद नहीं है, तो चलिए मान लीजिए राहुल गांधी बहुत बार नहीं गए, लेकिन असम में तो आप 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठा सकते थे। 10 साल में तो आप प्रमुख विपक्षी दल थे असम में, एक बार कोशिश तो करते। कितनी बार गए? विदेश घूमते रहते हैं, लेकिन विदेशों में पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ी हैं वो उनको मालूम नहीं रहता, बस भारत में कितनी बढ़ी हैं ये उनको मालूम रहता है। प्रखर जी, देखिए राहुल गांधी तो मुझे लगता है कि इस समय, जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं 2026 में, अगर इस देश के सबसे ज्यादा अगर विजनरी लीडर में किसी की गिनती होगी, जिनके बातों को देश बहुत ध्यान से सुनता है, जिनके भविष्यवाणियों और अनुमानों को देश ध्यान से सुनता है, तो वो अगर एकलौता नेता अगर कोई है जिनके ऊपर भरोसा, मतलब राहुल गांधी। तो ये भरोसा और राहुल गांधी आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन ये भरोसा राहुल, मैं वही जानना चाह रहा हूं कि ये भरोसा जो राहुल गांधी पर इतना है, इतने विजनरी लीडर हैं, इतने युगदृष्टा दूरदृष्टा हैं, तो ये चुनावी नतीजों में क्यों नहीं नजर आता है? ये एक बड़ा रहस्य है, ये इसको समझ, थोड़ा डिकोड कीजिए इसको। प्रखर जी, मैं बिल्कुल डिकोड कर रहा हूं, वो चुनावी नतीजों में भी दिखेगा। जैसा भी भारतीय जनता पार्टी तमाम चुनाव लड़ती है और वो जीतती है, तो वो देखिए एक फेज होता है। राहुल कब दिखाई देगा, मतलब कब दिखाई देगा? वो दौर आने वाला है। देखिए राहुल गांधी जी का आज का जो बयान है जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे, चर्चा प्रखर जी सुनते लीजिए। देखिए आज के बयान में वो क्या कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि कोई यहाँ पे कोई आंदोलन हो जाएगा और स्थितियां बदलेंगी। वो ये कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि इतनी स्थितियां बिगड़ेंगी कि सरकार जो है इमरजेंसी लगा देगी, इमरजेंसी जैसे हालात बन जाएंगे। ये कहा है उन्होंने? नहीं, उन्होंने ये कहा है कि जनता के असंतोष को दबाने के लिए कहीं सरकार इमरजेंसी जैसे उपकरणों का प्रयोग ना करे। लेकिन वो जब कह रहे हैं कि 1 साल बाद मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तो वो कहने के पीछे मुख्य कारण क्या है? वो जो भारतीय जनता पार्टी उनके आर्थिक विफलताओं से परेशान होकर एनडीए के सहयोगी दल वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट बदल देंगे। वो ये परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के भीतर से उत्पन्न होंगी। ये चीज वो कहना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए युद्ध तो एक बहाना है। अभी अश्विनी महाजन जी के कई चीजों, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर बगावत हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए मैं तो कारण बता रहा हूं। मतलब ये उस पार्टी का समर्थक बोल रहा है
मतलब जिसका नेता केरल जैसे एक छोटे से राज्य में अपनी पसंद का मुख्यमंत्री नहीं बना पाया। आप ये कैसे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपने पसंद के लिए बना पाए? अरे सारी दुनिया कह रही है साहब, मैं अकेला प्रखर थोड़ा जी, कह रहा हूं। कर्नाटक में सिद्धरमैया साहब है राहुल गांधी की राहुल पसंद। गांधी वही जनता के पसंद के ऊपर ही कांग्रेस मोहर लगा रही है। अगर जनता ने सतीशन जी को पसंद किया और लगा कि वही वहां पे पॉपुलर चेहरा वही हो सकते हैं, तो आला कमान ने भारतीय जनता पार्टी के तो थोपने का काम नहीं किया कि पर्ची प्राइम मिनिस्टर। मतलब आप किसी को बना दे तो वो थोपना नहीं है, और बीजेपी किसी को बना दे तो वो थोपना है। चलिए ठीक है, हम अब समीर के पास चलते हैं। समीर, थोड़ा सा ये बताइए कि राहुल गांधी जो इस तरह के अटपटे, अजीबोगरीब, अतरंगी बयान जो देते हैं, इसके पीछे क्या वजह है? टाइमिंग जो आज इस बयान की है, क्या वो प्रासंगिक बने रहने के लिए देते हैं? अभी जो हमने चुनावी नतीजे देखे, किस तरह से बंगाल के अंदर जो सत्यानाश हुआ टीएमसी का, उसके बाद बीजेपी और ताकतवर हो गई। हमने असम के अंदर स्थिति देख ली, केरल में अपनी पसंद का सीएम नहीं बना पाए, वहां पर जो तमिलनाडु है वहां पर भद पिट गई, क्योंकि जिस तरह से आप उसका नुकसान कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन को हुआ। तो क्या प्रासंगिक बने रहने के लिए, या ये टाइमिंग है इसलिए उनका इस तरह का आतंकी बयान आया? देखिए प्रखर, मुझे तो एक लंबा समय हो गया है देश की राजनीति को कवर करते करते, और तमाम राजनेताओं की राजनीति को मैंने बहुत करीब से देखा, समझने की कोशिश की। राहुल गांधी तो मेरी समझ में नहीं आया कि वो क्या राजनीति करते हैं और कैसे बयान देते हैं और क्यों देते हैं, और वो प्रासंगिक बनने के लिए देते हैं या बिना सोचे समझे बयान देते थे। बाद में पार्टी के प्रवक्ता लोग उसको संभालने की कोशिश करते रहते हैं। ट्रम्प साहब कहते थे कि भारत की इकोनॉमी डेड है, तो राहुल गांधी तुरंत कहते थे कि भारत की इकोनॉमी डेड है। तो राहुल गांधी का तो बयान जिस तरीके से आते हैं, और विदेशी ताकतों के तरीके से राहुल गांधी जिस तरीके बयान देते रहे, सोरोज एंड कंपनी के जिस तरीके से बयानों पर और उनके कहने पर राहुल गांधी जिस तरीके से चलते हैं, मुझे लगता है उनकी वो राजनीति रही है। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी को थोड़ी अब परिपक्वता विपक्ष के नेता के रूप में दिखानी चाहिए। जब देश के संकट से अगर गुजर रहा है, और वो संकट कोई देश में क्रिएट किया हुआ तो नहीं है। अब अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा है, उसके कारण देश के अंदर कोई संकट उभरा है, तो मुझे लगता है कि उस समय राहुल गांधी को देश का साथ देना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भाई बड़े काफिले लेके मत चलो, अभी सोना मत खरीदो, विदेश यात्राएं मत करो, खर्चों में कटौती करो, तो मुझे लगता है राहुल गांधी को भी इस बात का अनुसरण करते हुए अपने सांसदों से कहना चाहिए कि भाई आप बड़े बड़े काफिले में मत चलिए, खर्चे कम कीजिए, विदेश दौरे टाल दीजिए। तो मुझे लगता है कि जब देश के संकट आता है तो राहुल गांधी आपदा में अवसर देखने की कोशिश करते हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, अब देश में कोई आपदा आती है तो राहुल गांधी उसमें अपना एक राजनीतिक अवसर देखने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी को लगता है कि चुनावी राजनीति में तो प्रधानमंत्री मोदी को हरा नहीं सकते, तो ऐसी कुछ बाह्य घटना घटी और ऐसा कुछ तरीके से उत्थल पतन हो, तो उसमें मैं किस तरीके से अपने लिए राजनीतिक एक उपलब्धि देख सकता हूँ। मुझे लगता है ये ठीक नहीं राहुल गांधी का। राहुल गांधी अगर अपनी पार्टी के संगठन की तरफ ज्यादा अगर ध्यान देंगे तो वो बेहतर होगा। और आज ही मैं देख रहा था कि राहुल गांधी आज उत्तराखंड जाने वाले थे, उत्तराखंड गए नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो दीपक मोहम्मद जिसकी जिम पर हमला हुआ था उसके लिए कहा है कि इसकी मेंबरशिप बढ़ाई है। अरे उत्तराखंड में 10 महीने के बाद के चुनाव में अपने पार्टी के सदस्य मेंबरशिप बढ़ाने की ओर ध्यान देंगे कि दीपक मोहम्मद की जिम के मेंबरशिप बढ़ाने की ओर ध्यान देंगे? तो राहुल गांधी का आप ध्यान देखिए कि किस तरीके से वो राजनीति करते हैं। बाकी अब राहुल गांधी के बारे में तो दूसरे राहुल जिस तरीके से कह रहे हैं कि विजनरी लीडर है, दूरदृष्टा है और जल्दी वो वापसी करेंगे, अब अगर इतनी उम्मीद इनको है और मतलब मानना पड़ेगा। देखिए मानना तो आपको भी पड़ेगा कि आप अभी उम्मीद लगाए हुए हैं राहुल गांधी की परिपक्व होकर उनको बयान देना चाहिए। ये उम्मीद आप लगा रहे हैं, इसमें आपकी भी दाद देना चाहिए समीर जी। फिलहाल में एक वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। गंभीर हार्ट अटैक के बाद रीवा के जिला अस्पताल में भर्ती मऊगंज के गोविंद लाल तिवारी को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया। वहीं संदीप सिंह को किडनी फेलियर और सांस की तकलीफ से बचाने के लिए सिंगरौली से भोपाल भेजा गया। ये सब कुछ संभव हो पाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में संचालित पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से, जो रोगियों के लिए वरदान बन गई है। मई 2024 से प्रारंभ हुई इस सेवा से 140 से अधिक लोग हुए लाभान्वित। आयुष्मान कार्ड धारकों को एयरलिफ्ट से लेकर प्रदेश के अंदर और बाहर सभी आयुष्मान मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा। गैर आयुष्मान श्रेणी के मरीजों का प्रदेश के अंदर सशुल्क एयरलिफ्ट और शासकीय अस्पतालों में इलाज। सड़क हादसे, औद्योगिक दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं के घायलों के लिए भी मुफ्त एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित गरीब से गरीब आदमी की जान बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा की जो सौगात दी गई है, वो एक बार फिर हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। कई सारे लोगों की हमने इस तरह से
जान भी बचाई है और मदद भी की है। हमारी सरकार गरीब से गरीब आदमी के जीवन में ये मदद करने के लिए तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस योजना को चला करके गरीबों के लिए एक वरदान सिद्ध साबित किए हैं। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस में प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था। ₹10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ! फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर दो टूक में आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी के सुनामी, आर्थिक सुनामी वाले बयान पर। और एक समय का अभाव है, इसलिए एक आखिरी सवाल मैं प्रोफेसर अश्विनी महाजन जी से लेना चाहूँगा, क्योंकि हमने राजनीतिक बहस तो कर ली, वाद विवाद भी हो गया, लेकिन भविष्य को लेकर एक आशा की उम्मीद जो है अभी दिखाई देती है, वो WEF की रिपोर्ट है सर अश्विनी जी, जिसमें कहा गया है कि भारत सबसे ज़्यादा विकास की जो बेहतरीन संभावना है वो भारत में। और इस रिपोर्ट के अंदर 52% जो अर्थशास्त्री हैं उनका यह मानना है कि भारत में मजबूत आर्थिक वृद्धि होगी। ये कितनी बड़ी उम्मीद की किरण इस वक्त हमको नजर आती है? अश्विनी जी संक्षेप में बताइए। देखिए प्रखर जी, अगर हम देखें तो हर क्षेत्र में प्रौद्योगिकी खास तौर पर हमारा भारत जो है लगातार प्रगति कर रहा है। पिछले कई वर्षों से हम सब विश्व की सबसे ज्यादा तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से बने हुए हैं, सबसे टॉप अर्थव्यवस्था बने हुए हैं। ये बात सही है कि अभी कुछ जो हमारे रुपए की कीमत इधर उधर होने की वजह से हमारी जो रैंकिंग है उसको खिसक, लेकिन वो मोमेंट्री है और 1-2 महीनों में जैसे नीचे है वैसे ऊपर चली जाएगी। लेकिन लगातार अगर हम देखें तो पूरे विश्व में एक भारतीय अर्थव्यवस्था जो है अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में एक बड़ी अर्थव्यवस्था भी है, ये भी बात है, लेकिन अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में हम बहुत ही बेहतर कर रहे हैं। हमारा फिस्कल डिसिप्लिन है, हमारा कुल मिलाकर के जो ये बात सही है कि हमारा जो व्यापार घाटा इस कारण से ज्यादा है क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज्यादा हो रही है कि कंपोनेंट्स बाहर से इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। लेकिन अभी उससे भी निपटने की पूरी कोशिश हो रही है। यानी कुल मिलाकर के फिस्कल मैनेजमेंट हो, इकोनॉमिक मैनेजमेंट हो, और खास तौर पर ये जो लास्ट मैन डिलीवरी तक की जो बात है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं देख पा रहा हूँ। जो जिस प्रकार से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी भारत में पिछले 12 सालों में कम हुई है, दुनिया में कहीं नहीं। तो इस ऐसे में सभी लोगों का ध्यान रखते हुए बिल्कुल हम भी यही चाहेंगे कि राजनीतिक विवाद अपनी जगह पर है, बयानबाजी अपनी जगह पर है, लेकिन जो दुनिया में एक संकट उत्पन्न हुआ है, जो मिडिल ईस्ट से संकट पैदा हुआ है, उसका भारत मुकाबला करेगा। हम सबको एकजुट होकर इसका मुकाबला करना है। राजनीति तो इस देश में चलती रहेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल दो टूक में इतना ही। देखते रहिए DD न्यूज़।